गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे, कल हमने वर्किंग कैपिटल असेसमेंट देखा था। आज प्रोजेक्ट अप्रेजल देखते हैं, टर्म लोन का कैसे करते हैं। टर्म लोन है क्या? देखिए, अकॉर्डिंग टू ICAI, लोन विथ रिपेमेंट पीरियड लोन लोन with repayment period beyond 36 month are usually called term loan। 36 मंथ तक का कोई भी लोन अगर रीपे हो किया जाता है तो उसे हम डिमांड लोन कहते हैं। एंड द लोन विथ रिपेमेंट पीरियड ग्रेटर देन 36 मंथ आर कॉल्ड टर्म लोन। ठीक है, 36 मंथ से ज़्यादा का होगा तो टर्म लोन, और अप टू 36 मंथ होगा तो डिमांड लोन। अब दूसरा कहता है, टर्म लोन आर अवेल्ड फॉर ग्रीनफील्ड वेंचर एज वेल एज ब्राउनफील्ड फॉर एक्सपेंशन और फॉर मॉडर्नाइजेशन और रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ग्रीनफील्ड क्या हो गया? एकदम बिल्कुल नया प्रोजेक्ट। ब्राउनफील्ड क्या हो गया? पहले से एग्जिस्टेंस में है, उसका मॉडर्नाइजेशन और या रिप्लेसमेंट करना है या प्लांट एंड मशीनरी डालना है, तो वो हो गया आपका। प्रोजेक्ट अप्रेजल कैसे करते हैं? इट इज सिस्टमेटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ टेक्निकल, मैनेजरियल, फाइनेंशियल, मार्केट, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट अप्रेजल इज ए शिफ्ट फ्रॉम सिक्योरिटी ओरिएंटेड अप्रेजल टू पर्पज ओरिएंटेड। ठीक है, प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या होता है? सिक्योरिटी ओरिएंटेड अप्रेजल से एक प्रपोजल ओरिएंटेड या पर्पस ओरिएंटेड अप्रेजल में कन्वर्ट हो जाता है। डिसबर्समेंट ऑफ फंड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इन राइट टाइम एंड राइट क्वांटिटी। डिसबर्समेंट ऑफ फंड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के अनुसार डिसबर्समेंट in right time and right quantity, close supervision and follow-up to ensure the project progress on schedule are essential for safety of the fund। मान लिया हमने कोई लोन दे दिया, बट उसका डिसबर्समेंट तो है रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से राइट टाइम पे राइट क्वांटिटी में होना चाहिए, उसका क्लोज सुपरविजन और फॉलोअप करना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डिले, डिले में क्या होगा? कॉस्ट एक्सेलेरेशन बढ़ेगा, एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट होगी, प्रोजेक्ट की वायबिलिटी गड़बड़ होगी। देखिए, एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या क्या है? वेरियस एस्पेक्ट क्या है प्रोजेक्ट अप्रेजल्स के? पहला है टेक्निकल अप्रेजल, ठीक है। दूसरा कमर्शियल या मार्केटिंग अप्रेजल करते हैं। तीसरा मैनेजरियल अप्रेजल करते हैं। चौथा फिनेंशियल अप्रेजल विच इंक्लूड्स, ये तीन तो हो गया आउटसाइड टेक्निकल अप्रेजल। टेक्निकलिटी देखते हैं प्रोजेक्ट का क्या है, कमर्शियल अप्रेजल या मार्केट में क्या होगा, मैनेजरियल अप्रेजल, और उसके बाद फाइनेंशियल करते हैं। फाइनेंशियल में क्या होता है? एनालिसिस ऑफ पास्ट वर्किंग रिजल्ट इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग कंसर्न। अगर पुराना है तो उसका पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, या उसका बिजनेस कैसा चल रहा था वो। कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड मीन्स ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है और उसका फिनांस मीन्स कहाँ से आएगा। प्रोजेक्ट फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, कैश फ्लो एंड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट एंड एनपीवी, आईआरआर एनालिसिस, बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो। ठीक है, बीसीआर, ये सब क्या है? अप्रेजल के पार्ट है। टेक्निकल अप्रेजल में क्या क्या आता है? अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, सुटेबल टेक्निकल प्रोसेस, एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, स्किल लेवल। ये सब क्या टेक्निकल अप्रेजल में हम लोग देखते हैं कि क्या है। जैसे कोई प्रोजेक्ट लगने जा रहा है तो उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, लाइसेंस उसको मिला कि नहीं, रजिस्ट्रेशन की कितनी रिक्वायरमेंट है या कौन कौन सा रजिस्ट्रेशन चाहिए, टेक्नोलॉजी कौन सा लेगा, एकदम एडवांस लेगा, मीडियम लेगा, सुटेबल टेक्निकल प्रोसेस है कि नहीं, एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, स्किल लेवल, ये सब। दूसरा है लोकेशन, डिसाइडेड इन व्यू ऑफ रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, रॉ मटेरियल, यूटिलिटी, इफ्लुएंट, डिस्पोजल, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, मान लीजिए आप एक जो है आप जो है आयरन प्लांट लगा रहे हैं और आपका जो है रॉ मटेरियल जो है झारखंड से आ रहा है, और आपने प्लांट लगा दिया यूपी में, मान लीजिए कि आपने गोरखपुर के आसपास लगा दिया, तो वहाँ से क्या होगा? रॉ मटेरियल वहाँ से आपको बाई ट्रांसपोर्ट करके लाना पड़ेगा, तो कॉस्ट हाई होगा। तो इसलिए क्या है, ये सब चीज़ देखनी पड़ती है।
दूसरा हो गया टेक्निकल एडॉप्टेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टेक्निकल नो हाउ कैसे। तीसरा साइज ऑफ प्लांट क्या होगा, इट शुड बी अकॉर्डेंस विद द मार्केट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। अब मान लीजिए आपने आपका 2 टन में लोकल मार्केट में काम चल जाना है, 2 टन पर आवर के हिसाब से काम चल जाना है, आपने 10 टन का लगा दिया है तो आपका 8 टन का कैपेसिटी अनयूटिलाइज हो गया। तो वो क्या है, वो उसको भी देखना है। प्रोडक्ट मिक्स में और प्रोडक्ट रेंज में क्या होगा, विल बी डेडिकेटेड बाय मार्केट पोटेंशियल, द प्लांट शुड बी पोजेस फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज प्रोडक्ट मिक्स अकॉर्डिंग टू चेंज इन मार्केट कंडीशन। टेक्निकल अप्रेजल में फिर दूसरा सिलेक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इफ इम्पोर्टेड कंपनी मस्ट अरेंज विथ इट्स बैंकर टू गेट बैंकर्स क्रेडिट रिपोर्ट ऑन द ओवरसीज सप्लायर। अगर आप बाहर से मंगा रही है, मान लीजिए आपको थाईलैंड से कोई इंपोर्ट करना है किसी मशीनरी का, तो आपको खुद से बैंकर्स एक रिपोर्ट लेना पड़ेगा ओवरसीज सप्लायर के लिए। इफ यूज मशीनरी है तो आपको जो है रिपोर्ट ऑन कंडीशन ऑफ द मशीनरी, रेसिडुअल लाइफ ऑफ प्लांट एंड सर्विसिबिलिटी मस्ट बी ऑब्टेन्ड। आपको क्या करना पड़ेगा, यूज मशीनरी अगर है तो आपको इसका टेक्निकल वैल्यूअर होता है, या इसको बोलते हैं वो इंजीनियर होता है, टेक्निकल इंजीनियर जो कहते हैं, जो आपको रेसिडुअल लाइफ किसका, प्लांट एंड मशीनरी का बताएगा आपको। प्लांट लेआउट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव, गोडाउन शुड बी अवे फ्रॉम फैक्ट्री। अगर आप एक्सप्लोसिव का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो गोडाउन क्या होना चाहिए, फैक्ट्री से अलग होना चाहिए। ऑल केमिकल यूनिट शुड हैव effluent treatment plant which should be distance from the main machinery. Raw material, check government policy regulation on supplies. Raw material should be sourced from the more than one vendor। ठीक है, रॉ मटेरियल के लिए किसी एक पर डिपेंड आपको नहीं रहना है, अदरवाइज मान लीजिए कभी क्राइसिस हो गया तो फिर क्या होगा। लेबर, एबिलिटी ऑफ स्किल लेबर है कि नहीं, सेमी स्किल और अनस्किल्ड। यूटिलिटी, पावर आपका है, वाटर है, फ्यूल है, ट्रांसपोर्टेशन। इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल कैसे, शेड्यूल इज रियलिस्टिक और क्वेश्चन मस्ट बी अलाउड फॉर डिलेस। ठीक है, लाइसेंस एंड स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट। कमर्शियल मार्केट अप्रेजल कैसे करते हैं, सॉरी देखिए, प्रॉपर अप्रेजल ऑफ डिमांड फोरकास्ट बाई मेड बाई द यूनिट, इंफॉर्मेशन ऑन डिमांड सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन प्राइसिंग एंड मार्केट शुड बी कलेक्टेड। टेक्निक्स क्या होगा, यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग एग्रीगेट डिमांड एज अंडर, import substitution, past trend method, end use method, correlation, regression, export market। ठीक है, मैनेजरियल अप्रेजल में क्या आएगा, प्रोजेक्ट में बी कंसिडर टेक्निकली फिजिबल, इकोनॉमिकली वाइबल एंड फाइनेंशियली साउंड में रन इनटू डिफिकल्टी इफ इट इज नॉट बैक्ड बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन। दूसरा कहता है द मैन बिहाइंड द प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला 5C ऑफ द बोरो, डेट इज कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलेटरल एंड कंडीशंस। ये 5 होने चाहिए बोरोवर के। सबसे पहला मैन जो है वो मेन इंपॉर्टेंट होता है प्रोजेक्ट के लिए। 5C क्या होना चाहिए, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलेटरल एंड कंडीशंस। तीसरा होगा मैनेजमेंट अप्रेजल इन्वॉल्व द असेसमेंट ऑफ फॉलोइंग। मैनेजमेंट के अप्रेजल में क्या क्या आएगा, एंटरप्रेन्योर क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, डिपार्टमेंट हेड्स। फाइनेंशियल में क्या आएगा, द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड द एस्टिमेट टाइम फॉर द एक्सक्यूशन आर टू वाइटल इश्यूज। इन्वायरमेंटल अप्रेजल, environmental appraisal considers the impact of environment on the project and vice versa। दूसरा, borrower should obtain all necessary clearance from the pollution control board of the state permission and licensing to run the business। ये टर्म लोन का अप्रेजल, टर्म लोन आर रिपेबल इन इंस्टॉलमेंट वेरिंग फ्रॉम 3 to 10 years इन केस ऑफ एसएमई यूनिट्स। 10 साल तक के लिए आप दे सकते हैं 3 से। रिपेमेंट ऑफ लोन कम्स फ्रॉम द फ्यूचर अर्निंग ऑफ यूनिट्स। द रिस्क देयरफॉर इज ग्रेटर इन केस ऑफ टर्म लोन देन वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। ठीक है, टर्म लोन के केस में क्या है, रिस्क हायर होता है वर्किंग बनिस्पत वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। वर्किंग कैपिटल 12 महीने के लिए होता है। एनालिसिस ऑफ पास्ट वर्किंग कैपिटल रिजल्ट्स इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग कंसर्न। ठीक है, तो दूसरा कहता है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड मीन्स ऑफ फाइनेंस। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और मीन्स ऑफ फाइनेंस में क्या क्या हो सकता है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में लैंड आएगा, साइट डेवलपमेंट आएगा, बिल्डिंग आएगा, अदर सिविल वर्क्स आएगा, प्लांट एंड मशीनरी आएगा, मिसलेनियस एसेट्स आएगा, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आएगा, प्रिलिमिनरी एंड प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएगा, कंटीजेंसीज आएगा, वर्किंग कैपिटल का मार्जिन आएगा। ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। सोर्स ऑफ फाइनेंस में क्या आएगा, आपका शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस,
retained earning, internal cash, accruals, etc. Term loan from FIs, term loan capital subsidies, term loan deferred, term loan own fund, USL. अब कहता है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो है दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, हार्ड कॉस्ट एंड सॉफ्ट कॉस्ट। ठीक है। हार्ड कॉस्ट जो है किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉस्ट ऑफ टेंजिबल एसेट्स एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड मार्जिन फॉर वर्किंग कैपिटल। सॉफ्ट कॉस्ट वर्किंग कैपिटल का जो मार्जिन होगा वो आपका सॉफ्ट कॉस्ट में आएगा, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज एंड टेंजिबल एसेट्स का जो एक्सपेंसेज है वो क्या आएगा? कॉस्ट, वो आपको हार्ड कॉस्ट में आएगा। प्रीलिमिनरी एंड प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेज, प्रीलिमिनरी प्राइमरी और प्री ऑपरेटिंग मतलब चालू होने से पहले की कॉस्ट। बिफोर फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, इसमें आ जाता है आपको प्रीलिमिनरी, फिजिबिलिटी स्टडी, लीगल एक्सपेंसेज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज। ये सब क्या है? प्री ऑपरेटिंग या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज है। प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज आर दोज इनकर्ड बिटवीन द फॉर्मेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्शन। ये तो आपका आ गया प्रीलिमिनरी में, जिसमें आपको फिजिबिलिटी स्टडी, लीगल एक्सपेंसेज, ट्रैवलिंग, ये सब जो खर्चे लगे आपको प्रीलिमिनरी में। प्री ऑपरेटिंग क्या आ गया? जब सब कुछ रेडी हो गया लेकिन प्रोडक्शन के बीच का जो खर्चा है वो प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज आएगा। Expenses borne in connection with the raising of the capital from the public are referred to as capital issue expenses. A major component of the capital issue expenses are underwriting commission, brokerage fees to manager and registrar, printing and postage expenses, advertising and publicity expenses, listing fees and stamp duty. टर्म लोन अप्रेजल में दूसरा, एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड profitability. The aim in the estimation of cost of production and profitability is primarily to assess, किस लिए किया जाता है? The earning capacity of the project क्या है? The capacity of unit to service the loan, the capability of the unit to service the share capital, surplus available with the unit to finance in future growth. ठीक है। इसमें एक आता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो, DSCR, indicate the ability to concern to service its term liability। ये कंपनी की एबिलिटी शो करता है कि वो अपनी टर्म लायबिलिटी को कैसे पे करेगा। DSCR मीन्स वेदर इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट कैन बी पेड आउट इंटरनल जनरेशन ऑफ फंड, अपने इंटरनल जनरेशन से फंड से पे कर सकता है कि नहीं। DSCR कैसे कंप्यूट करते हैं? तो इसमें आएगा नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस अदर नॉन कैश एक्सपेंसेस प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन। इसको आप नीचे भी लेके आएंगे, प्लस उसमें इंस्टॉलमेंट और टर्म लोन जोड़ देंगे। ठीक है। The average DSCR, that is average DSCR calculated for repayment of period of loan, तो ये 1.50 ही कंसीडर है रीजनेबल होता है। अब एक एक्सरसाइज दिया है, जैसे मान लीजिए इसमें अमाउंट ऑफ टर्म लोन कितना है, इंस्टॉलमेंट है 10,000 पर मंथ, मंथली एवरेज इंटरेस्ट ऑफ टर्म लोन का है 5,000, डिप्रिसिएशन मान लीजिए 30,000 पर एनम है, मतलब 12 महीने का। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज रिटर्न ऑफ फीस ₹10,000 पर एनम, प्री ऑपरेटिंग 8,000 पर एनम, प्रीपेड एक्सपेंसेज DSCR एंड पैट इज 2,17,000। व्हाट वुड बी DSCR? ठीक है, आपको एक अपने से निकालना है, एक बार उसको ये करिएगा, चेकआउट करिएगा। एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि किसी भी फॉर्म को अगर हम लोन देते हैं, आज वो फॉर्म चालू हुआ और कल से ही प्रॉफिट आना शुरू नहीं होगा।
तो कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद जिस समय कंपनी नो लॉस नो प्रॉफिट पे आ जाती है, मान लीजिए वो 2 महीने का पीरियड भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी के केस में किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर यूनिट टू क्लियरली फोकस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, वॉल्यूम्स एंड प्रॉफिट। ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट इज फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन इज सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं? उसमें सेल प्राइस जो होगा पर यूनिट का माइनस वेरिएबल कॉस्ट। Contribution is called contribution of because it is contribution of each unit sold towards organization bottom line. मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसे बोलते हैं? एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, और एमओएस एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स गुना 100 डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स। पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। एक्सरसाइज दिया है, फिक्स कॉस्ट 1 लाख का है, वेरिएबल कॉस्ट 2000 का है, सेल्स प्राइस यूनिट 2400 का है, फैक्ट्री की कैपेसिटी जो है 2000 यूनिट बनाने की है। तो कैलकुलेट करना है आपको ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, break even point in percentage, BEP in sales, margin of safety in capacity utilization in 90%, how many units you need to sold, make a profit of 4 लाख रुपये। 4 लाख रुपये प्रॉफिट करने के लिए कितना यूनिट सेल करना पड़ेगा। If the taxation is 30%, how many units you will need to sold to make profit of 4 लाख। ठीक है, देखिए, the break even point will generally be high in capital intensive plants. The fixed cost would be then substantial. At the other extreme, in trending unit where fixed costs are low, the point would be approach 1 unit. Extreme एक्सक्लूजन में एयरलाइन इंडस्ट्री एंड होटल इंडस्ट्री। एक आता है सेंसिटिविटी एनालिसिस। हम दोनों अप्रेजल में कंप्यूट द वैल्यू ऑफ डीएससीआर प्लस आईआरआर बाय अल्टरिंग द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर प्लस 10% और माइनस 10। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, सेल्स प्राइस पर यूनिट, सेल्स वॉल्यूम, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए, if the value of DSCR and IRR computed as above get altered dramatically, the minus 10% change in the value of any above variable so as to make it unviable, we may state the project is sensitive to variation in that parameter. This is called sensitivity analysis. हाँ, अब यहाँ देखिए, सेंसिटिविटी एनालिसिस के लिए जो है एक दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, जैसे मान लीजिए एजम्पशन है प्रॉफिट है, फोरकास्ट प्रॉफिट के लिए और वर्स बाई 10%। ठीक है, मेरे यहाँ पे जैसे सेलिंग प्राइस 100 है, प्रॉफिट 10 लाख का है, 90%, 100%, 100%। वेरिएबल कॉस्ट जो है 30%, 33%, 30%। तो यहाँ परसेंटेज चेंज 20/20, 2 लाख रुपए के प्रॉफिट के लिए 50%, 15%, 25%, ऐसे। कैपिटल बजटिंग नेक्स्ट आता है हमारा। पेबैक पीरियड क्या है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो। पेबैक पीरियड किसे बोलते हैं? द लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिकवरिंग द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड पेबैक पीरियड। शॉर्टर द पेबैक पीरियड, प्रोजेक्ट इज कंसिडर बेटर। ठीक है, अब पूरा पैसा अगर कम समय में वापस हो जाता है तो प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है, बेटर माना जाता है। फॉर दिस पर्पस कैश इनफ्लोज आर कंसिडर्ड एज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिप्रिसिएशन, अदर नॉन कैश अमोर्टाइजेशन राइट ऑफ। अब देखिए यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, उसका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है 1000 लाख। ठीक है, एनुअल कैश, अब इसमें ईयर 1 2 3 4 5 पेबैक पीरियड क्या होगा इसमें निकालना पड़ेगा। देखिए, एनुअल कैश फ्लो है, पहला साल में 100, दूसरे में 150, 250, 300, 300। कुमुलेटिव कैश फ्लो है 100 और 150 जुट गया 250, 500, 800, 1100।
1100 करोड़ हो गया, तो पे बैक पीरियड क्या होगा, इसको निकालना। 4 ईयर 8 मंथ, ये 1100 क्रॉस कर गया, 4 साल यहाँ हो गया, आपका यहाँ 800 था, यहाँ 1100 हो गया, 1000 देना था, तो पे बैक पीरियड कितना हो जाएगा, 8 महीने। ठीक है, 4 साल 8 महीने। अब देखिए प्रोजेक्ट ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 1000 लाख है, इसमें ये अब इसे एनुअल पे बैक पीरियड आपको देखना है, निकालना है। ठीक, यहाँ देखिए ये 4 साल में 1000 आ रहा है, 200 एनुअल कैश फ्लो है, 400 300 300, तो ये कितना है, 200 400 600 कुमुलेटिव हो गया, 900 हो गया, और 100 जोड़ने पर 1000 हो गया। तो 4 साल तो बीत गए, तो 1000 4 साल में ही ये पूरा 1000 निकल गया। ठीक है, ड्रॉबैक ऑफ द पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड का ड्रॉबैक क्या है, इट कंसीडर्ड कैश फ्लो ओनली अप टू द पॉइंट the original investment is recovered and ignore the cash flow after the period. दूसरा आता है, if does not take into consideration the time value of the money. However, this is simple method which quickly gives a view of suitability of the project. Average rate of return क्या होगा, the entire life of a project is taken into account. Average project profit is divided by original investment to get the rate of return there. Drawback, does not give any importance to the time value of money, does not take into account in the life of differential project. एनपीवी किसे बोलते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंटिंग इज द प्रोसेस बाय विच कैश फ्लो विच इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन फ्यूचर इज कन्वर्टेड टू इट्स प्रेजेंट वैल्यू, तो उसे हम डिस्काउंटिंग कहते हैं। डिस्काउंटिंग क्या है, इज द प्रोसेस बाय विच कैश फ्लो विच इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन फ्यूचर इज कन्वर्टेड इनटू प्रेजेंट वैल्यू। तो फ्यूचर में हमारा खर्चा होने वाला है उसको हम प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसे डिस्काउंटिंग बोलते हैं। एनपीवी किसे बोलते हैं, net present value or net present worth is defined as algebraic total of present value of a time series of a cash flow. Okay, under the net present value method, cash flow of all the years during the expected life of the project are discounted at a predetermined cutoff rate and net present value of it. The cutoff rate should be either equal or more than cost of fund. दूसरा कहता है पॉजिटिव नेट present value at the cutoff rate indicate that the investment in the project gives profit greater than the marginal investment. ठीक है, अगर पॉजिटिव उसका एनपीवी है तो क्या है, इंडिकेट करता है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोजेक्ट गिव्स प्रॉफिट ग्रेटर देन द मार्जिनल इन्वेस्टमेंट, कम इन्वेस्टमेंट पर कैन बी एक्सेप्टेड। अगर इसका वैल्यू 0 है, इट इंडिकेट्स दैट द टोटल अर्निंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट आर इक्वल टू द मार्जिनल इन्वेस्टमेंट रेट। अगर वैल्यू 0 हो गई तो क्या होगा, इसका मतलब वो है कि उसका जो है वैल्यू जो है मार्जिनल इन्वेस्टमेंट रेट के बराबर। इफ present value is negative, it indicates that the total earning from the project are less than marginal investment rate cost of capital. Profitability index क्या है, it is circulated by using the following formula to compare the two project having different investment outlay. ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, अब जैसे मान लिया यहाँ पे दिया है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स प्रोजेक्ट एक्स 6000 है डिवाइडेड बाई 5000, यहाँ पे निकलेगा आपको डिवाइडेड बाई इतना, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, एज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ प्रोजेक्ट एक्स इज मोर देन द प्रोजेक्ट वाई, इट कैन बी कंक्लूडेड एट प्रोजेक्ट एक्स इज बेटर देन प्रोजेक्ट वाई। यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जिसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा वो प्रोजेक्ट वायबल होगा, हायर द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बेटर इज द प्रोजेक्ट। Internal rate of return IRR. The internal rate of return is the discount rate at which the total discount value of future draws, including discount scrap value of the end of project from the unit, is equal to the essential investment of the. It is the discount rate that makes the net present value of the project equal to 0. An investment to be accepted if it is IRR is higher than the cost of capital should be rejected if lower. IRR takes into account time value of money and risk investment. It is also called a discounted cash flow rate of return, a simplified rate of return. BCR, benefit to cost ratio. A BCR is the ratio of benefit of project proposal expressed on monetary terms relative to its cost also expressed in monetary terms. ठीक है,
BCR क्या है? इज द रेशियो ऑफ बेनिफिट ऑफ ए प्रोजेक्ट और प्रपोजल एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म के रूप में एक्सप्रेस किया गया, रिलेटेड टू इट्स कॉस्ट आल्सो एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म। हायर द BCR बेटर इज द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। जो हायर होगा BCR तो प्रोजेक्ट बढ़िया होगा। द BCR इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द बेनिफिट बाय द टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द कॉस्ट। बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो PV क्या होगा? बेनिफिट माइनस कॉस्ट रेशियो बराबर PVP। नेट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो NBCR बराबर, ठीक है, PVP माइनस I BCR माइनस 1, वेयर PVP इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट, ठीक है, एंड I इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब देखिए व्हेन BCR इज ग्रेटर देन 1 NBCR इज ग्रेटर देन 1, एक्सेप्टेड है, अगर इक्वल 1 है, 0 है, इंडिफरेंट है, रिजेक्टेड करना है 0 से नीचे। अब क्या है? डाटा नीडेड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ NPV एंड IRR, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, कैश आउटफ्लोज क्या होगा इन टर्म्स ऑफ अमाउंट इन्वेस्टमेंट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, वर्किंग कैपिटल, कैश इनफ्लोज, बेनिफिट ऑफ प्रोजेक्ट, रेसिडुअल और टर्मिनल वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट, नेट कैश रिसीट एंड कैलकुलेशन ऑफ IRR, प्री डिटर्मिन कट ऑफ रेट फॉर मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लाइफ ऑफ ए प्रोजेक्ट, व्हाइल कैलकुलेटिंग IRR, लाइफ ऑफ ए प्रोजेक्ट इज जनरली नॉट टेकन बियॉन्ड 25 ईयर्स, ठीक है, प्रोजेक्ट का जो लाइफ है 25 साल से ज़्यादा का नहीं लेते। कैश आउटफ्लो, इम्प्लीमेंटेशन पीरियड और कंस्ट्रक्शन period of project is considered 0 year. However, if the implementation period of a project exceed 1 year, the first year of implementation should be treated as 0. Residual or terminal value of project. The residual value of assets should be added to cash inflow of the last year of project life. The value of land can be taken as a cost of price shown in the cash outflow because it does not depreciate. ठीक है, अब कहता है इंटरप्रिटेशन ऑफ IRR। IRR जनरली is not used for comparing different project। दूसरा कहता है it indicate that if the cost of a fund involved in implementation of a project is lower than IRR, the project is viable। The difference between IRR and cost of fund represent the margin of a safety or the viability of a project from the financial angle and not technical and commercial economic angle। तो ये हमारा जो था टर्म लोन का अप्रेजल था। आप लोग एक बार इसमें वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए। देखिए जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक हमारा उत्साहवर्धन नहीं होगा और हम इसको इम्प्रूव करना आप ही के कमेंट के हिसाब से आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इम्प्रूवमेंट। तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स, once again thanks।